अच्छा, अब एक एक बड़ा अहम सवाल है कि अभी बड़ी ईद गुजरी है जिस पे हम कुर्बानी करते हैं। तो इस मरतबा मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से पूछा है, तो इस मरतबा कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 500 अरब रुपए के जो कुर्बानी के जानवर हैं, जिनमें बकरे, ऊँट, दुम्बे, गाय, भैंसे, सारे जानवर शामिल हैं। 500 अरब रुपए के जानवर लोगों ने ख़रीदे। जो ख़रीदने वाले हैं उनमें से तो बहुत से लोग टैक्स दे रहे होंगे, लेकिन जो बेचने वाले हैं, वो बेचने वाले जो हैं वो टैक्स देते हैं या नहीं देते? इस बारे में आप हमें क्या बताएंगे? नहीं, ये देखिए, ये तो दोनों साइड पे ही हमें इसका जो इतलाक करना होगा ना, कि ख़रीदने वाला, बेचने वाला, दोनों ही जो है वो नेट में होने चाहिए। देखिए हामिद मीर साहब, मैं तो एक सिंपल सी बात करता हूँ कि इस इकॉनमी में 9 ट्रिलियन है कैश इन सर्कुलेशन जी। 9 ट्रिलियन। इस साल हमने रेवेन्यू कितना इकट्ठा करना था? 9.4, और इंशाल्लाह उसके करीब हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे। नाउ दैट इज द टाइप ऑफ कैश जिसको वेदर इज ऑन द बायर साइड और सेलर साइड, इसको हमने डॉक्यूमेंट करना है। और इसके कई तरीके हैं, आपने तो एक एग्जांपल दे दी है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट है, अगर उसी को हम थोड़ा सा हम लूप होल्स कम करते जाएं, क्योंकि देखिए एक डीसी रेट है, एक एफबीआर रेट है, एक मार्केट रेट है। तो अब हमने जो एफबीआर रेट है उसको मार्केट रेट के करीब लेके जाना है, बिकॉज वही जड़ हो जाती है जब उस रेट के डिफरेंशियल की वजह से बायर एंड सेलर की जो लेन देन होती है वो कुछ कैश में आती है और कुछ जो सो कॉल्ड वाइट मनी आती है। तो ये सारे वो लूप होल्स हैं हामिद मीर साहब, जो हमें इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको हमें विल हैव टू क्लोज दीज आउट। अच्छा, और एक आपने खुद भी इब्तिदा में जिक्र किया था कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो सैलरीड क्लास है, जो बज़ाहिर टैक्स तो बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आप इससे यकीनन इत्तेफाक करेंगे, आप भी बड़ा टैक्स देते रहे होंगे जब आप बैंक की नौकरी कर रहे थे, कि ये सारे जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं ये टैक्स तो बहुत देते हैं, बट आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। ये पहले ही टैक्स दे रहे हैं, अब इन पर मज़ीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्योंकि फिगर ये कहती हैं कि 1 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान है, इनमें से सिर्फ 40.5 लाख के करीब लोग जो है टैक्स दे रहे हैं। तो ये एफबीआर जो है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बार बार जो सैलरीड क्लास है उसी पे क्यों बोझ डालता है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यही हमारी रीज और रवायत रही है कि ईज़ ऑफ कलेक्शन जो दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास, वो तो ऑन सोर्स कट जाती है ना। तो मैं तो जी खुद 6 साल नौकरी करके आया हूँ, सो आई नो कि कौन सा टैक्स ब्रैकेट था, उसका सुपर टैक्स क्या था, फिर उस पर CVT लगाया गया है। तो लोग जो आके मुझे बात करते हैं, ये तो इन सम सेंस इज प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड, और मैं एग्री करता हूँ। देखिए, हमने बहुत कोशिश की कि जब हमने 9.4 ट्रिलियन से जाना है हामिद मीर साहब 12.9 ट्रिलियन, तो ये तकरीबन 3.5 ट्रिलियन के एडिशनल जो है रेवेन्यू अपसाइड है। इस साल 30% से रेवेन्यू बढ़ा है, अगले साल इसको 40% पे रखा गया है। अब उसमें से एक इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों से मिल मिला के जो भी उसका बनता है, हमारे अंदाजे के मुताबिक 1.8 to 2 ट्रिलियन तो उस सिलसिले में आ जाएगा, और बाकी 1.5-1.6 ट्रिलियन के एडिशनल इसमें रेवेन्यू मेजर्स रखे गए हैं, एग्जाम्पशंस रिमूव गई हैं, अगले टैक्स लगाए गए हैं। अब उसमें से जो सैलरीड क्लास को, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमने बहुत कोशिश की कि जितना इसको रिंग फेंस किया जा सके हम उसको करें, लेकिन हैविंग सेड दैट, और उसमें से हमने ये किया कि जो 6 लाख वाला थ्रेशोल्ड है उसको बरकरार रखा गया। फिर जो 35% वाला है, द हाईएस्ट ब्रैकेट हामिद मीर साहब, उसको भी प्रोटेक्ट किया। उसको क्यों प्रोटेक्ट किया? क्योंकि वो जो भी 50 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उनको हम बट दैट इज, आप कह सकते हैं कि जी उन पे और टैक्स लगा देते एक्सेट्रा, लेकिन द रियलिटी इज कि वहाँ टैलेंट जो है वो मुल्क से जा रहा था, तो हमने उसको भी प्रोटेक्ट किया। तो अब वो जो दरमियानी वाली स्लैब्स हैं जी, अब उनको हम रिव्यू कर रहे हैं कि उसमें हम और क्या रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन इसका टोटल इंपैक्ट जो है वो 70 बिलियन है। 70 बिलियन आउट ऑफ अबाउट 1.6 to 1.7 ट्रिलियन।
तो ये बात उनकी बिल्कुल मुनासिब है कि सैलरीड को बिल्कुल प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, उसमें जितनी हतल वसा हम कोशिश कर सके और अभी भी करेंगे कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्रैक्शन टू द टोटल ट्यून, सो ये कहना कि जी बाकी जो सेगमेंट्स हैं आपने छोड़ दिए इंक्लूडिंग रिटेलर्स एट्सेट्रा, वो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ी ज़रूर है। अच्छा, आप सर आखिर में ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक मेजर एलाई है हुकूमत की, उसके बहुत से कंसर्न्स हैं, तो क्या वो कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस होंगे, ख़ास तौर पे जो उनका प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पे उनका एक अपना स्टांस है, तो इसको आपने तो अपनी बजट तकरीर में बड़ा वाज़े कहा है और बहुत से लोग आपसे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है जी कि हम प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उस पर इत्तेफाक नहीं करते, तो उनको आप कैसे मनाएंगे, फिर बजट कैसे पास होगा? हामिद मीर साहब, देखिए हमारे वो एलाइड पार्टी है और उनके साथ हम मुकम्मल राब्ते में हैं और उनके साथ जो है वो बातचीत बिल्कुल जारी है। मेरी सेनेटर सलीम मांदीवाला साहब जो हैं वो सेनेट की सम फाइनेंस कमेटी जो है वो हेड कर रहे हैं। वो कल इनफैक्ट सैटरडे को आई थिंक सेनेट ने अपनी जो है आगे तजावीज़ भिजवानी है, तो मैं उनके साथ इन कॉन्स्टेंट टच हूँ। इसी तरह जो नॉमली कमेटी है वो भी काम कर रही है। प्रिवेटाइजेशन की आपने बात की, तो उनके साथ हम पीपल्स पार्टी वालों के साथ बिल्कुल मुशावरत के साथ चलेंगे और उनको फैक्ट बेस देंगे। देखिए मैं तो पीपल्स पार्टी का एक्चुअली बहुत बड़ा मदाह हूँ और मदाह मैं इसलिए हूँ कि जो उन्होंने सिंध में काम किया है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसके देखें प्रिवेटाइजेशन के कई ताल्लुक हो सकते हैं कि इसको स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट कर दिया जाए, इसको टोटली प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए, इनको पहले आउटसोर्स कर दिया जाए, बोर्ड्स को पहले जो है कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाए। तो इसमें कई ऐसी स्थिति एंड देन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये थर का जो सारा प्रोजेक्ट है ये जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध सब ने मिलकर ये इस पे काम किया, इक्विटी एंड डेट मिला के। तो पीपीपी तो एक्चुअली इसमें बहुत आगे है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने तो एक्चुअली उन्हें कहा है कि आपने जो इतना अच्छा काम सिंध में किया है, ये पीपीपी वाला हमें आकर आप फेडरल लेवल पे भी समझाएं, दूसरे सूबों को भी समझाएं, ताकि जो हमारा ये पीएसडीपी है ये ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाया जा सके, ताकि गवर्नमेंट पे ये बोझ कम हो और ये हम फंड जो है दूसरी चीजों की तरफ एलोकेट कर सके। अच्छा, तो मैं जी बहुत इंशाल्लाह पुर उम्मीद हूँ कि हम पीपीपी को साथ लेकर चलेंगे जी। औरंगजेब साहब, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब बड़े सख्त लहजे में शिकवा कर रहे हैं कि उनके सूबे को फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके जो ड्यू फंड्स हैं वो नहीं दे रही, तो उनके कोई कंसर्न्स एड्रेस करेंगे आप? जी मेरी एक्चुअली कल भी उनसे बात हुई है, अली अमीन गंडापुर साहब से बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है। उनके जो एडवाइज़र हैं मुजम्मल साहब, वो एक्चुअली हज पे गए हुए थे, गालबन अब तशरीफ़ वापस ले आए हैं, तो उनके साथ भी देखें हामिद मीर साहब, मैं तो एक बड़े सिंपल अंदाज से ये बात करता हूँ कि हमें, और चूँकि कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है मेरी, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वी हैव टू टेक एन एंटरप्राइज व्यू ऑन पाकिस्तान, और उसमें अगर कोई भी सूबा या फेडरल हम आकर कहे कि ये किश्ती है, इस किश्ती में हम सवार हैं, लेकिन इस किश्ती में जो होल है वो आपकी साइड पे है, तो खुदा ना खास्ता अगर वो किश्ती सिंक होती है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ ओनली व्हेन, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू गो डाउन। तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर, और इसी तरह इसको हमें जितनी जो मुश्किलात हैं ये सर सब कुछ डायलॉग से हल हो सकता है। तो मैंने जैसे जिक्र किया, मेरी कल भी चीफ मिनिस्टर केपीके से बहुत एक्चुअली खुशगवार माहौल में बात हुई है, और जो कुछ भी हम कर सके इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी। ये आपने एक बड़ी अच्छी खबर सुनाई है कि कम से कम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक शख्सियत ऐसी है जिसकी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बड़ी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है, और यकीनन जो ये खबर है ये आम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है।